नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम गेम प्लान। गेम प्लान में आज आपको बताएंगे खेल जगत की वो खबरें जिन पर शायद आपका ध्यान ना गया हो। सबसे पहले बात करेंगे उस फॉर्मेट की जिसने क्रिकेट को इस पूरी दुनिया में पहचान बनाने में मदद की। जी हाँ, बात हम करेंगे टेस्ट की। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप यानी WTC में टीमों की संख्या बढ़ाने की तैयारी कर रही है। वर्तमान में 9 टीमें खेलती हैं जिन्हें बढ़ाकर 12 किया जा सकता है। पूर्व न्यूजीलैंड क्रिकेटर रॉजर ट्रोल्ज की अगुवाई वाली आईसीसी वर्किंग ग्रुप ने यह सिफारिश की है। इसका मकसद जिम्बाब्वे, आयरलैंड और अफगानिस्तान जैसी टीमों को WTC में शामिल करना है। आईसीसी ने पिछले साल WTC के नए स्ट्रक्चर पर सुझाव देने के लिए एक वर्किंग ग्रुप बनाया था। सिफारिशों पहले चीफ एग्जीक्यूटिव कमेटी यानी CEC के पास जाएंगी। इसके बाद आईसीसी बोर्ड अंतिम फैसला लेगा। वहीं वर्ल्ड चैंपियनशिप का चौथा साइकिल चल रहा है। माना जा रहा है कि 2027 से 29 साइकिल तक मौजूदा ढांचा बरकरार रह सकता है, लेकिन आगे बड़े बदलाव हो सकते हैं। आईसीसी की चीफ एग्जीक्यूटिव कमेटी इस मुद्दे पर 21 मई को वर्चुअल मीटिंग में चर्चा करेगी। इसके बाद 30 से 31 मई को IPL फाइनल वीकेंड के दौरान अहमदाबाद में आईसीसी बोर्ड की इन पर्सन बैठक होगी। आईसीसी जुलाई में स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में होने वाली एनुअल जनरल मीटिंग यानी AGM में इस मामले पर बड़ा फैसला ले सकती है। यह बैठक महिला T20 विश्व कप के बाद होगी जो 12 जून से 5 जुलाई तक इंग्लैंड में खेला जाएगा। वर्किंग ग्रुप ने एक टेस्ट मैच वाली सीरीज को भी WTC पॉइंट सिस्टम में शामिल करने का सुझाव दिया है। अभी WTC में किसी सीरीज से कम 2 टेस्ट मैच खेलना जरूरी होता है। आईसीसी का मौजूदा फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम यानी FTP अगले साल मार्च में खत्म होगा। इसके बाद जून 2027 में इंग्लैंड में WTC फाइनल खेला जाएगा। मौजूदा समय की बात करें तो 9 फुल मेंबर टीमें 2 साल में 3 घरेलू और 3 विदेशी सीरीज खेलती हैं। इन बायलिटरल सीरीज का कार्यक्रम संबंधित क्रिकेट बोर्ड तय करते हैं, जबकि अंतिम मंजूरी आईसीसी देती है। तो जो हम देख रहे थे ना कि आप जिम्बाब्वे की बात करें, आयरलैंड की बात करें या हम बात करें अफगानिस्तान की, जो लगातार टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर रही है, उनको लेकर आईसीसी बहुत ज्यादा चिंतित है कि वो जो टेस्ट मैच में अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में लाइए और वहां से आप चीजें बहुत अच्छी कर सकते हैं। क्योंकि जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में प्लेयर्स या टीम बढ़ेंगी तो वहां पर जो साइकिल है वो थोड़ा और बड़ा होगा। और जो हम देखते हैं ना, गैप हो जाता है कि एक सीरीज 2 महीने पहले हुई, फिर 4 महीने बाद एक सीरीज हो रही, तो इस तरीके से पूरी उस साइकिल को भी मेंटेन किया जाएगा और टीमें बढ़ने से रोमांच भी बढ़ेगा। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस वक्त पूरे भारत में IPL का क्रेज चढ़ा हुआ है, लेकिन IPL में भी कुछ ऐसे अनचाहे रिकॉर्ड्स बन रहे हैं जिसको लेकर गेंदबाजी टीम या कोई भी गेंदबाज वो नहीं बनाना चाहेगा। मैं बात कर रहा हूं चेन्नई सुपर किंग्स के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज की, जिन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ काफी महंगे साबित हुए। कंबोज ने अपने कोटे के पूरे 4 ओवर नहीं किए, लेकिन 60 रन से ज्यादा लुटा दिए, जिससे उनके नाम एक अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज हो गया। लखनऊ में शुक्रवार को LSG और CSK के बीच IPL 2026 का मुकाबला खेला गया। इस मैच में CSK को 7 विकेट से हरा का सामना करना पड़ा। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी काना स्टेडियम में CSK ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 5 विकेट खोकर स्कोरबोर्ड पर 187 रन बनाए। टीम की ओर से कार्तिक शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 42 गेंदों में 71 रन की दमदार पारी खेली। अपनी इस पारी में कार्तिक ने 6 चौके और 5 छक्के लगाए। वहीं शिवम दुबे ने 16 गेंदों में नाबाद 32 रन बनाए। हालांकि मिशेल मार्श द्वारा खेली गई 38 गेंदों में 90 रन की तूफानी पारी के बूते LSG ने 188 रन के लक्ष्य को 16.4 ओवर में 3 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। मार्श ने अपनी पारी में 236 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 9 चौके और 7 छक्के लगाए हैं। वहीं निकोलस पूरन ने 17 गेंदों में 32 रन बनाए। लखनऊ की जीत से CSK के लिए प्लेऑफ की राह मुश्किल हो गई। इसके मैच में CSK गेंदबाज अंशुल कंबोज इस मुकाबले में काफी महंगे साबित हुए। उन्होंने 2.4 ओवर के स्पेल में बिना कोई विकेट चटकाए 63 रन दिए हैं। अंशुल कंबोज के खिलाफ LSG की पारी के 17वें ओवर में निकोलस पूरन ने लगातार 4 छक्के लगाते हुए टीम को जीत दिलाई। IPL में यह दूसरा मौका है जब अंशुल ने एक ही ओवर में 4 छक्के लगाए हैं। वह IPL इतिहास में पहले ऐसे गेंदबाज बन गए हैं जिन्होंने 2 बार एक ओवर में 4 छक्के खाए हैं। इसके साथ ही अंशुल ने चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से IPL में दूसरा सबसे
महंगा स्पेल फेंका। अंशुल के खिलाफ एलएसजी के बल्लेबाजों ने कुल 8 छक्के लगाए। अंशुल कंबोज आईपीएल की एक पारी में सर्वाधिक छक्के खाने वाले गेंदबाज की लिस्ट में संयुक्त रूप से ना चाहते हुए भी पहले नंबर पर पहुंच गए। उनसे पहले शर्मनाक रिकॉर्ड यश दयाल के नाम दर्ज है, जिनके खिलाफ कोलकाता नाइट राइडर्स की बल्लेबाजों ने साल 2023 में खेले गए मुकाबले में 8 छक्के लगाए थे। सीएसके के तेज गेंदबाज अंशुल आईपीएल में 3 या उससे कम ओवर फेंकने के बावजूद 60 से अधिक रन खर्च करने वाले महज दूसरे गेंदबाज हैं। अंशुल कंबोज की अगर बात की जाए तो अंशुल कंबोज लगातार अच्छा परफॉर्मेंस करके भारतीय टीम तक में जगह बना चुके हैं, लेकिन इस आईपीएल ऐसे लगता है उनके पूरे परफॉर्मेंस की, उनकी स्पीड को सबकी नजर लग गई है। अब जिस तरीके से मिचेल मार्श मार रहे थे, मुझे तो लग रहा था कि सीएसके उन्हें अगले मैच में खिलाएगी या नहीं खिलाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। खैर, आगे बढ़ेंगे और उस खबर की बात करेंगे जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। खेल जगत से लेकर दुनिया तक में ये खबर है कि अब मोहसिन नकवी भारत आने वाले हैं। तो मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी अब भारत दौरे पर नहीं आएंगे। वह अहमदाबाद में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी की अहम बैठक में वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। इससे पहले मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया था कि उन्हें भारत आने का न्योता भेजा गया है और उनके दौरे की संभावनाएं जताई जा रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आईसीसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक 31 मई को अहमदाबाद में आयोजित होगी, लेकिन मोहसिन नकवी इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लेंगे। बताया जा रहा है कि आईसीसी सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के लिए वर्चुअल शामिल होने की सुविधा पहले से मौजूद है। सूत्रों के अनुसार नकवी के भारत आने की संभावना पहले से ही कम मानी जा रही थी। वह 3 सदस्यों में शामिल हैं जो बैठक में ऑनलाइन शामिल होंगे। आईसीसी की चीफ एग्जीक्यूटिव कमेटी यानी सीईसी की बैठक 21 मई को वर्चुअल माध्यम से होगी। इसके बाद 30 और 31 मई को अहमदाबाद में आईसीसी बोर्ड की इन पर्सन बैठक प्रस्तावित है। इन बैठकों में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप डब्ल्यूटीसी के भविष्य के ढांचे समेत क्रिकेट से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। इस दौरान 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला भी खेला जाएगा। आईसीसी बैठक और आईपीएल फाइनल के चलते दुनिया भर के क्रिकेट प्रशंसकों की मौजूदगी अहम मानी जा रही है। इससे पहले खबर थी कि मोहसिन नकवी को आईपीएल 2026 फाइनल के लिए भी निमंत्रण भेजा गया है और उन्हें इस प्रस्ताव को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भेज दिया। हालांकि अब साफ हो गया है कि वह भारत यात्रा नहीं करेंगे। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक नकवी को आईपीएल फाइनल का न्योता नहीं दिया गया था। आईसीसी की यह बैठक पहले मार्च अप्रैल 2026 में दोहा में आयोजित होने वाली थी, लेकिन क्षेत्रीय तनाव और अन्य परिस्थितियों के कारण उन्हें स्थगित कर दिया गया। अब इन बैठकों का आयोजन अहमदाबाद में किया जाएगा। तो यह खबर साफ हो गई कि मोहसिन नकवी किसी भी हालत में आपको भारत आते नहीं दिखेंगे और वो वर्चुअली आईसीसी की इस बैठक में जुड़ेंगे। अब बात करेंगे प्रधानमंत्री के नीदरलैंड दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 यूरोपीय देशों के दौरे पर गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी यात्रा के क्रम में नीदरलैंड पहुंचे और पीएम मोदी ने यहां के राजा विलियम और रानी मैक्सिमा से मुलाकात की। नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में गर्मजोशी से पीएम मोदी का स्वागत किया गया। उन्होंने द हेग में भारतीय प्रवासियों से भी संक्षिप्त मुलाकात की और इस दौरान भारतीयों को संबोधित भी किया। पीएम मोदी ने इस दौरान क्रिकेट से लेकर ओलंपिक मेजबानी तक की बात करी। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और नीदरलैंड के रिश्तों की एक अहम पहचान खेल भी है, जिस पर अक्सर कम बात होती है। उन्होंने कहा कि दोनों देश खेलों के क्षेत्र में लंबे समय से एक दूसरे के साथ जुड़े हैं और यह साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पीएम मोदी ने क्रिकेट का उदाहरण देते हुए कहा कि नीदरलैंड की क्रिकेट टीम में भारतीय मूल के खिलाड़ी और भारतीय समुदाय का बड़ा योगदान है। पीएम मोदी ने कहा कि इस साल भारत में हुए T20 विश्व कप में नीदरलैंड की टीम ने शानदार खेल दिखाया और भारतीय टीम को कड़ी चुनौती दी है। पीएम मोदी ने आर्यन डच जैसे खिलाड़ियों का जिक्र करते हुए कहा कि जब भारतीय मूल के खिलाड़ी डच टीम में के लिए अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो यह गर्व की बात होती है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि जिस तरह नीदरलैंड की क्रिकेट ने भारतीयों की भूमिका रही है, उसी तरह भारत की हॉकी को बेहतरीन बनाने में नीदरलैंड के कोचों का भी अहम योगदान रहा है। प्रधानमंत्री ने भारतीय महिला हॉकी टीम के अच्छे प्रदर्शन में कोच मरीन की भूमिका को भी सराहा। उन्होंने कहा कि इस साल हॉकी विश्व कप की मेजबानी नीदरलैंड कर रहा है। टूर्नामेंट कौन जीतेगा ये खेल तय करेगा, लेकिन भारत और नीदरलैंड की दोस्ती हर हाल में विजेता रहेगी। हमारे बीच दोस्ती की एक और कड़ी है जिसकी उतनी चर्चा नहीं होती, और वो है स्पोर्ट्स।
हम दोनों देश स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बहुत कुछ मिलकर कर रहे हैं। अब जैसे क्रिकेट है, नीदरलैंड की क्रिकेट में भारतीय समुदाय का बहुत बड़ा योगदान है। अभी भारत में T20 वर्ल्ड कप हुआ, उसमें नीदरलैंड की टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया। भारत वर्ल्ड कप चैंपियन है, लेकिन भारत की टीम को भी नीदरलैंड की टीम ने बहुत बड़ी टक्कर दी थी। जब हम तेजा निदामनुरू और विक्रमजीत सिंह को नीदरलैंड की जर्सी में देखते हैं, या फिर जब आर्यन दत्त जैसे युवा खिलाड़ी डच क्रिकेट के फ्यूचर में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो हम सभी को बहुत अच्छा लगता है। साथियों, जैसे क्रिकेट में भारतीयों का योगदान है, वैसे ही भारत की हॉकी में नीदरलैंड्स का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और अब बात करेंगे राष्ट्रीय खेल हॉकी की, जिसमें लगातार हम देख रहे हैं भारतीय टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है। लेकिन ये सिक्के का एक पहलू है। एक तरफ भारतीय हॉकी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दिग्गज गोलकीपर और 2 बार ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले पीआर श्रीजेश और हॉकी इंडिया के बीच बड़ा विवाद सामने आया है। जूनियर पुरुष हॉकी टीम के कोच पद से हटाए जाने के आरोप के बाद अब हॉकी इंडिया अध्यक्ष दिलीप तिर्की ने भी पूरी स्थिति साफ कर दी है। दिलीप तिर्की ने बुधवार को बयान जारी करते हुए कहा कि श्रीजेश को फायर नहीं किया गया। उनका कोचिंग कार्यकाल दिसंबर 2025 में कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक समाप्त हुआ था। इसके बाद नए कोच की नियुक्ति के लिए नियमित प्रक्रिया अपनाई गई। तिर्की ने कहा कि हॉकी इंडिया ने पद का विज्ञापन जारी किया, उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग हुई और मेरिट के आधार पर चयन प्रक्रिया पूरी की गई। उन्होंने बताया कि एक अनुभवी और योग्य कोच को चुना गया, जिसकी आधिकारिक घोषणा जल्द ही की जाएगी। इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब श्रीजेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लंबी पोस्ट लिखकर दावा किया कि उन्हें विदेशी कोच के लिए रास्ता बनाने की वजह से हटाया गया है। उन्होंने कहा कि उन्हें बताया गया कि सीनियर पुरुष टीम के मुख्य कोच क्रेग फुलटन जूनियर टीम के लिए विदेशी कोच चाहते हैं, ताकि जूनियर से लेकर सीनियर स्तर तक एक जैसी प्रणाली विकसित की जा सके। वहीं श्रीजेश ने सवाल उठाते हुए लिखा, क्या भारतीय कोच भारतीय हॉकी को विकसित नहीं कर सकते? हालांकि दिलीप तिर्की ने इस दावे को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि कभी भी श्रीजेश को यह नहीं बताया गया कि किसी विदेशी कोच को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि हॉकी इंडिया का पूरा फोकस 2036 ओलंपिक विजन पर है और भारतीय कोचों को तैयार करना इस योजना का अहम हिस्सा है। हॉकी इंडिया अध्यक्ष ने यह भी खुलासा किया कि श्रीजेश को डेवलपमेंट टीम का कोच बनाने का प्रस्ताव दिया गया था। यह टीम लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक और अगले ओलंपिक साइकिल की तैयारी में अहम भूमिका निभाने वाली थी। तिर्की ने आगे कहा कि इस पद से श्रीजेश को और अनुभव तथा एक्सपोजर मिलता, लेकिन उन्होंने यह ऑफर स्वीकार नहीं किया। यहां तक कि उन्होंने अपने फैसले पर दोबारा विचार करने के लिए कहा गया था। हॉकी इंडिया ने भारतीय कोचिंग सिस्टम को मजबूत करने का भी दावा किया। तिर्की ने बताया कि संगठन के कोचिंग पाथवे प्रोग्राम में अब तक 600 से ज्यादा भारतीय कोचों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। साथ ही भारतीय कोचों को ट्रेनिंग कैंप में मुख्य कोचों के साथ काम करने का मौका दिया जा रहा है, ताकि उनका अनुभव बढ़ सके। दूसरी ओर श्रीजेश ने अपने कार्यकाल का रिकॉर्ड भी सामने रखा। उन्होंने कहा कि नेतृत्व में जूनियर टीम ने 5 टूर्नामेंट खेले और सभी में पोडियम फिनिश हासिल की। इससे 2025 जूनियर वर्ल्ड कप का ब्रॉन्ज मेडल भी शामिल था, जो चेन्नई के मदुरई में हुआ था।
सीजेस ने भावुक अंदाज में लिखा कि आमतौर पर कोच खराब प्रदर्शन के बाद हटाए जाते हैं, लेकिन उनके साथ पहली बार ऐसा हुआ जब अच्छे नतीजों के बावजूद विदेशी कोच के लिए जगह बनाई जा रही है। विवाद के बीच हॉकी इंडिया ने साफ किया कि संगठन सीजेस का सम्मान करता है और उन्हें भारतीय हॉकी का लीजेंड माना जाता है। टिर्की ने कहा कि हॉकी इंडिया भविष्य में भी सीजेस की सफलता की कामना करता है, लेकिन इन सब बातों के बीच एक बात है जो सबको याद रखनी चाहिए कि खेल में अपने देश का नाम किस तरीके से आगे बढ़े। हॉकी में लगातार हम देख रहे हैं बहुत बेहतर होता जा रहा है। सीजेस खुद उनमें शामिल है, खुद 2 बार मेडल जीत चुके हैं ओलंपिक के। और अब सबको यह देखना है कि जिस हॉकी को एक समय बिल्कुल छोड़ रखा गया था, आप देखिए ना, कब आपको 2012 के बाद से कोई हॉकी कप्तान आपको नाम याद हो? संदीप सिंह या और किसी का नाम याद हो? अजय कुमार किसी को याद हो? ये सब वो प्लेयर थे जिन्होंने लगातार अच्छा परफॉर्म किया और हॉकी टीम को बढ़ाने का काम किया। इस तरीके के विवाद कोई पहली बार हॉकी इंडिया में नहीं आए। इससे पहले कभी सैलरी का इशू हुआ, कभी तमाम चीजें हुई। तो सामंजस्य को बैठाने के लिए मुझे लगता है कि ऑन द टेबल सबको आना चाहिए और इस विवाद को खत्म करना चाहिए। और सोशल मीडिया पर इस तरीके की पोस्ट ये दर्शाती है कि यहां पर खिलाड़ी कोच का जो एक रिश्ता होता है वो कहीं ना कहीं बहुत गहरा है। अब एक तरफ कह जरूर रहे हैं हॉकी इंडिया के चेयरमैन कि ऐसा कोई विवाद नहीं है, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था, पर अगर कार्यकाल खत्म हो रहा था वो कार्यकाल बढ़ भी सकता है, जैसे और खेलों में बढ़ाया जाता है। साथ ही साथ अगर कार्यकाल खत्म होने के बाद ऐसा मैसेज सीजेस ने लिखा है तो मुझे लगता है कि उन्हें विचार करना चाहिए कि आपने प्रॉपर जो सिस्टम है उसके अनुरूप काम नहीं किया, क्योंकि खिलाड़ी की सबसे बड़ी ताकत होती है डिसिप्लिन। अगर उस डिसिप्लिन को भूलता है तो फिर इस तरीके के विवाद सामने आते हैं। अब आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के लिए एक और खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश का तीसरा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को गोरखपुर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी। इस दौरान केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और प्रदेश के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव भी मौजूद रहे। बता दें कि 393 करोड़ की लागत से इस स्टेडियम को तैयार किया जाएगा। यह स्टेडियम तमाम सुविधाओं से लैस होगा। अब आपको बताते हैं मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट माने जा रहे इस स्टेडियम में क्या क्या खास होगा। गोरखपुर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम को पूरी तरह से तैयार करने की समय सीमा 23 दिसंबर 2027 रखी गई है। लगभग 1 साल कुछ महीने का ये समय है। इस स्टेडियम को 46 एकड़ क्षेत्रफल में तैयार किया जाएगा और ग्राउंड की दर्शक क्षमता 30,000 होगी। स्टेडियम के पूर्वी स्टैंड में 14,490 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था रहेगी, तो वहीं पश्चिमी स्टैंड में 14,490 दर्शक बैठ के मैच का लुत्फ उठा पाएंगे। स्टेडियम को ग्राउंड प्लस 2 फ्लोर के डिजाइन पर विकसित करने की योजना है। मैदान पर कुल 7 प्लेइंग पिच तैयार की जाएंगी, जबकि खिलाड़ियों की प्रैक्टिस के लिए 4 पिच अलग से होंगी। स्टेडियम के नॉर्थ पवेलियन में 208 वीआईपी लोगों के बैठने की सुविधा होगी, जबकि 382 सीटें मीडिया कर्मियों के लिए रखी जाएंगी। साउथ पवेलियन में 1708 वीवीआईपी और वीआईपी के बैठने के खास इंतजाम होंगे। अंतर्राष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखते हुए रात में होने वाले मुकाबलों के लिए 4 हाई मास्ट लाइटें लगाई जाएंगी। माना जा रहा है कि क्रिकेट मैच के अलावा इस स्टेडियम में अन्य खेलों और बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन भी किए जाएंगे। गोरखपुर इंटरनेशनल स्टेडियम कनेक्टिविटी के लिहाजे से भी शानदार होगा। इस स्टेडियम से गोरखपुर एयरपोर्ट 24 किलोमीटर की दूरी पर होगा, तो रेलवे स्टेशन तकरीबन 20 किलोमीटर दूर होगा। यह स्टेडियम गोरखपुर वाराणसी 4 लेन राजमार्ग से भी जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश में यह तीसरा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम होगा। फिलहाल कानपुर में ग्रीन पार्क स्टेडियम है, जबकि लखनऊ में भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी का स्टेडियम मौजूद है। इन दोनों ही स्टेडियम में इंटरनेशनल क्रिकेट मैच के साथ साथ आईपीएल के मैच भी खेले जाते हैं। गोरखपुर इंटरनेशनल स्टेडियम को तैयार करने के लिए शीर्ष पेट्रोलियम कंपनियां अपने CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड से 100 करोड़ रुपए देंगी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड 60 करोड़, भारत पेट्रोलियम 30 और हिंदुस्तान पेट्रोलियम स्टेडियम को तैयार करने के लिए 10 करोड़ रुपए देंगी। ये यूपी में किस तरीके से स्ट्रक्चर बढ़ रहा है स्पोर्ट्स का, ये उसको ध्यान में रखते हुए है। और इसी के साथ अगर बात हम करें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि गाजियाबाद में भी एक स्टेडियम बनकर तैयार हो रहा है। एक स्टेडियम बनकर
वाराणसी में भी तैयार हो रहा है। तो कुल मिला के 5 स्टेडियम ऐसे हो जाएंगे जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आपके कई मैचेस की मेजबानी कर सकते हैं। तो जिस तरह कहा जाता था कि यूपी में सिर्फ एक ग्राउंड है, उस यूपी में लगभग आधा दर्जन स्टेडियम बनने जा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा था, एक बार वो भी सुन लेते हैं। बहनों और भाइयों, अब तक हम लोग 534 से अधिक नौजवानों को नौकरी दे चुके हैं। आपने देखा होगा, हम लोगों ने सीधी भर्ती में ललित उपाध्याय को, सुश्री दीप्ति शर्मा को, श्रीमती सुश्री पारुल चौधरी को, शकील स्योराण को, श्री अर्जुन देसवाल को, श्री प्रवीण कुमार को और राजकुमार पाल को हम लोगों ने सीधे डिप्टी एसपी का पद दिया है उत्तर प्रदेश पुलिस में। विजय कुमार यादव और दिव्या काकरान को हम लोगों ने नायब तहसीलदार बनाया है, सीधी भर्ती करके। इन्होंने जो इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में मेडल जीते हैं। अर्जुन सिंह को यात्री और मालकर अधिकारी के रूप में, सुश्री प्राची और श्री पुनीत कुमार को जिला युवा कल्याण अधिकारी और प्रादेशिक दल अधिकारी के रूप में, अजीत सिंह, सुश्री सिमरन को जिला पंचायत राज अधिकारी के रूप में, सुश्री प्रीतिपाल को खंड विकास अधिकारी के रूप में, श्री रिंकू सिंह को क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी के रूप में हम लोगों ने नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। और इस प्रकार से 534 खिलाड़ियों को अब तक हम सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति दे चुके हैं और 500 खिलाड़ियों की नई भर्ती हम लोगों ने फिर से निकाली है, जिसको बहुत शीघ्र, जिन्होंने भी ओलंपिक में, एशियाड में, कॉमनवेल्थ में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में और किसी भी नेशनल चैंपियनशिप में मेडल जीते हैं, उन्हें हम सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति पत्र प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं। तो फिलहाल मेरे साथ गेम प्लान में इतना ही और आप देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।